सरताजी आवाज आ रही है? सरताजी जुड़ गए, प्रतिक्रिया दे दो। आवाज आ रही है सरताजी? आवाज आ रही है सरताजी? आप अनम्यूट होकर के बता दो। आ रही है भेजी, आ रही है। ठीक है। बोर्ड स्पष्ट दिखाई दे रहा है? एक बार देख लो, बोर्ड दिख रहा है स्पष्ट? हाँ स्पष्ट दिख रहा है। अभी सब जुड़ रहे हैं। आज अपनी विज्ञान की कक्षा है। आवाज आ रही है सब तक? एक बार हाथ खड़ा करके दे दो बच्चे। अरे ठीक है। आज अपनी जो विज्ञान की कक्षा है, अपने विज्ञान पढ़ाने के लिए अपने भैया आए हैं, ज्योति प्रकाश जी। आपने वर्षों तक निर्वाणा में अध्यापन करवाया है और रमेश जी भाई साहब के विशेष आग्रह से आज से आप अपने विद्यालय में कक्षा लेंगे, अपने यही पढ़ाएंगे, सेवाएं देंगे। अपने संगठन से जुड़े हुए व्यक्तित्व है और बहुत विज्ञान के अंदर बहुत अच्छा इनका सदैव परिणाम रहता है। और विज्ञान में आप देखेंगे तो आपको कक्षा में बहुत आनंद आएगा। आपकी विज्ञान आपकी वैज्ञानिकता की ओर जाएगी। आपकी विज्ञान में वैज्ञानिकता का उत्कर्ष होगा। उसमें आपको इस कक्षा को पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने से। और वे तल्लीन होकर के जैसे से बहुत अच्छी प्रकार से समझना है। अपने मध्य बड़ी दूर से आए हैं। आगे भी हो सकता है कल भी पेरेंट्स से पूछ करके आपकी पिछली कक्षा जो नहीं हो पाई उसके लिए भी आगे कक्षा करवा देंगे। मतलब कल संडे को भी करवा सकते हैं, लेकिन इस कक्षा को बड़ी तल्लीनता से आप पढ़िए। मैं समय नहीं लूंगा, अपना सेशन निश्चित है तो वैसा पढ़ाएंगे। एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत है। आदर्श विद्या मंदिर लाडनू की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। हमेशा यह ध्यान रखें कि पाठ का नाम क्या है। पाठ के नाम के आधार पर ही प्रश्न लगभग 20 पाठ होंगे आपके। 20 पाठ है ना, 20 पाठ है तो 20 पाठ के 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही नाम पर ही बन गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उत्प्रेरक क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, उनमें अंतर पूछा जा सकता है, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो पाठ का नाम का अर्थ भी आना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास आसपास अनेक रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमारे शरीर के अंदर भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जैसे पाचन, श्वसन, ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जैसे ये कोई एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के चिन्ह के बाईं ओर हमेशा हम अभिकारकों को यानी क्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक, क्रिया में भाग लेने वाले तत्व, अणु, आयन, परमाणु, यौगिकों या पदार्थों को रखा जाता है। अभिक्रिया के चिन्ह के दाईं ओर उत्पाद या क्रियाफलों को रखा जाता है। आगे की कक्षा में यह भी पढ़ेंगे कि अभिक्रिया किस प्रकार लिखते हैं और अभिक्रिया लिखने के बाद उन्हें संतुलित कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है, ठोस, तरल, गैस। तीनों में अंतर भी पता रखना चाहिए कि ठोस का आकार, ठोस पदार्थों का आकार व आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं, जबकि
आयतन निश्चित होता है और गैसों का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। उनके आधार पर उनमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा है आपने 9वीं कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके दौरान पहली अभिक्रिया आपके संयुग्मन अभिक्रिया या इसका अन्य नाम है योगशील अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। किताब के एक नाम है संयुग्मन, संयुग्मन नाम है संयुग्मन अभिक्रिया। तो इसके स्थान पर यदि संयोजन अभिक्रिया आ जाए या योगात्मक आ जाए, योगशील आ जाए तो तीनों का अर्थ एक ही है। जैसे इस अभिक्रिया में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ए और बी दो क्रिया कारक हैं, क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं। ये अभिक्रिया करके एक मूल उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार हम परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक मूल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O, CO का क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि यही मैं O2 लिख दूं, CO2, दोनों का योग हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। H2 प्लस Cl2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बन रही है। अर्थात इन सभी उदाहरणों आवाज कट स्पष्ट है। आवाज कट के आ रही है भैया जी। अब आ रही है सबके पास आवाज? कट के आ रही है। अब आ रही है एकदम स्पष्ट आवाज? नहीं, अरे आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके तो एक बार एरोप्लेन मोड करके वापस शुरू कर लो उसको फ्लाइट मोड पर खोलो, वापस नेटवर्क में लगा दीजिए, फिर आवाज आएगी। कट के आ रही है भैया जी आवाज। हाँ नेटवर्क की हो सकती है वही तो क्या हो सकता है। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक क्रियाकारक अभिक्रिया करके एक मूल उत्पाद बनाते हैं। अर्थात ये सभी संयुग्मन, योगशील, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। सभी जानते होंगे कि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर संयोग करके एक मूल उत्पाद बनाते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी साथ दूसरी अभिक्रिया ठीक इसका उल्टा है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया, अपघटन का सामान्य अर्थ टूटना होता है। इस अभिक्रिया में संयोग हो रहा था,
क्रियाकारक आपस में जुड़कर एक हो रहे थे। इसमें एक है क्रियाकारक वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटेगा। जैसे इसमें अभिक्रिया के चिन्ह के बाईं ओर क्या है? क्रियाकारक है, क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक। ये कितने? एक ही है। अभिक्रिया होकर अपघटित होकर और ये दो उत्पादों में टूट जाता है, दो उत्पाद बनते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इनके उदाहरण सेम वही याद रखो आप, संयुग्मन अभिक्रिया के उदाहरण याद रखो, ठीक उनके उल्टे करने हैं आपको। जैसे CO पहले लिखा था CO, तो C को C और ऑक्सीजन को अलग कर दो, CO2 C प्लस O2 कार्बन और ऑक्सीजन को अलग कर दो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, इनको H2 और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस में अलग कर दो। अमोनिया था उसको N2 हाइड्रोजन। जी हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन में तोड़ना संभव थोड़ी है। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन में वापस थोड़ी ला सकते हैं ये तो। अपघटन अभिक्रिया के दौरान इनको अलग कर सकते हैं। नहीं जी, जब तक कार्बन मोनोऑक्साइड तो वो तो एक प्रदूषण है, उसको वापस ऑक्सीजन तो निकल ही नहीं सकती ना, टूट ही नहीं सकती वो तो। अपघटन तो हो ही सकता है, उनका कार्बन हो सकती है। जैसे आजकल वो चिमनियां वगैरह आते हैं ना, ये कार्बन तो अलग रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं तो वैसे फिर प्रदूषण ही नहीं होगा ना, अगर ऑक्सीजन वापस निकल सकती है तो वो तो एक बार होने के बाद में वो तो खराब हो गई ना ऑक्सीजन। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। ये भी कैसे हुआ? दो CO ले लिया, मतलब दो अणु ले लिए, वो एक भी नहीं हो सकता, दो कैसे होंगे फिर? ये संभव ही नहीं है शायद तक। उदाहरण से अपन समझ सकते हैं, कहने का अर्थ ये है हाँ एक अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में होता है। जैसे हाँ ये PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, वो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में बदलती है, तो वो दो उत्पादों में टूटता है। तो उसको अपन कैसे समझ सकते हैं कि अपघटन यानी समझ सकते हैं, बाकी अगर परीक्षा में लिखे तो गलत है ना ये उदाहरण। हाँ, इनके कोई एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला, HCl वाला, NO3 वाला, ये उदाहरण रख सकते हैं अपन। एक एथिल एसिड का भी है, आपको उसमें पढ़ा है। हाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक कार्बन है, बस आगे से उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बस आगे इस प्रकार लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक अभिक्रिया में भाग लेकर अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया के आपके सिलेबस में 3 प्रकार हैं। कई बार ये पार्ट 3 नंबर का आपके सिलेबस में, ये पार्ट 3 नंबर का है सिलेबस में, 3 नंबर का है। तो 3 नंबर में एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताइए, या दूसरा प्रश्न पूछ ले कि दो अभिक्रियाएं पूछ ली, दो अभिक्रियाओं के अंतर पूछ लिए आपस में, तो कुल मिलाकर 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इस पार्ट में से।
तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का अर्थ है स्थान परिवर्तित होना, स्थान बदलना। जैसे इस विक्रिया में क्या हो रहा है, यह है कोई क्रियाकारक है, वो इस क्रियाकारक के किसी तत्व का स्थान परिवर्तित कर देता है, अर्थात उसको स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए हमें तत्वों की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सक्रियता श्रेणी याद रखनी चाहिए। लगभग आपके 10-12 तत्व हुए, उनको क्रम से याद रखना है। जैसे अभिक्रियाशीलता ऐसा तो नहीं कि सभी तत्व एक ही प्रकार की अभिक्रियाशीलता दर्शाते हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, पोटेशियम को रखने पर ही तो आग पकड़ लेते हैं, जबकि सोना धातु ये लंबे समय तक सब सारी नहीं होते, इन पर कोई अन्य धातु या अन्य पदार्थ की परत नहीं करती। तो सभी पदार्थों, सभी तत्वों की अभिक्रियाशीलता अलग अलग है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हमें तत्वों की सक्रियता श्रेणी, तत्वों की सक्रियता श्रेणी किताब पढ़ी होगी आपने। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, जस्ता। एल्यूमिनियम नहीं होगा, जिंक पहले आएगा एल्यूमिनियम से। तरीके से नहीं है, मैग्नीशियम के बाद में जिंक ही है। फिर आयरन है, लेड शीशा है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, कॉपर तांबा, फिर मरकरी है, S3 पारा, जिसे पारा कहते हैं। फिर चांदी का है अर्जेंटम, फिर सोने का है गोल्ड, ओरम, जिसे ओरम कहते हैं लैटिन भाषा में। सभी तत्वों के नाम लैटिन भाषा में लिखे गए हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, इनकी क्रियाशीलता के आधार पर इससे नीचे से ऊपर की ओर आगे क्रम में इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। अभिक्रियाशीलता यानी ये अधिक अभिक्रियाशील है, और ये इनके नीचे के तत्व है वो कम क्रियाशील है। इस प्रकार की विक्रियाओं को पहचानने के लिए कई बार विस्थापन विक्रिया के उदाहरण लिखा आता है। कई विक्रिया जैसे ZnSO4 प्लस CuSO4 प्लस Zn। अब इसमें Zn तो Cu से अधिक क्रियाशील है, तो Cu ने Zn को कैसे विस्थापित किया? किताब में तो CuSO4 आई है। और ऐसे कह रहा हूँ ये अभिक्रिया के संयोग से पूछ भी जाए कि नाम किस अभिक्रिया का नाम बताइए, तो आप सीधा लिख देंगे हाँ इसमें विस्थापन हो रहा है, एक किसी का विस्थापन हो रहा है, कोई तो एक विस्थापित हो रहा है। ठीक है, तो Cu ने Zn को विस्थापित कैसे किया? इसी प्रश्न में पूछते थे कि ये अभिक्रिया सही है कि नहीं है, ये संभव है कि नहीं है, संभव है कि नहीं है। तब ये अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि इस सक्रियता श्रेणी के आधार पर कॉपर है, तांबा जिंक की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, हमारे को क्या है, जबकि ऊपर क्रियाशीलता जितनी बढ़ रही है, ऊपर क्रियाशीलता बढ़ती है। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, अधिक अभिक्रियाशील है, जबकि नीचे के तत्व
सोना है, चांदी है, वो बहुत कम अभिक्रियाशील है, उनको लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसी कारण आभूषण सोने चांदी के ही बनाए जाते हैं, लोहे के तो नहीं बनाए जाते हैं। परिभाषा क्या लिख सकते हैं इसकी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक द्वारा किसी उसी अभिक्रिया में किसी अन्य अभिकारक के किसी तत्व, परमाणु, अणु, आयन का स्थान चेंज कर दे या उसे विस्थापित कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया में यह ध्यान रखना है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करता है। किस आधार पर? सक्रियता श्रेणी के आधार पर, तत्वों की सक्रियता श्रेणी के आधार पर या अभिक्रियाशीलता के आधार पर। यह सारणी हमें याद है, तब ही हम इन अभिक्रियाओं को पहचान करेंगे कि यह अभिक्रिया तो पहचान तो गया विस्थापन का है, लेकिन वो अभिक्रिया संभव है तो नहीं है। उसके लिए इस सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। लगभग 10-12 तत्व के नाम है, इनको क्रम से हमें याद रखना है। अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं कोई भी, जिससे सरल तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे समझ में आवाज आ रही है सबके पास? अब ये CO है, वो क्या है? कम अभिक्रियाशील है। Zn जस्ते की अपेक्षा इस श्रेणी में Zn कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये इस कॉपर को, इस क्रियाकारक को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, बाहर निकाल देता है। इस कॉपर सल्फेट के रिएक्शन में जिंक के टुकड़े डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर प्रक्षेपण हो जाती है। इसी प्रकार एक उदाहरण हो, क्या ये अभिक्रिया संभव है? क्या ये अभिक्रिया संभव है? मैग्नीशियम या है, जिंक या है, संभव है क्या ये अभिक्रिया? नहीं है। ठीक है, वो कम अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील तत्व है, अधिक अभिक्रियाशील को नहीं हटा पाता है, अतः ये अभिक्रिया संभव नहीं है। कई बार लिखा जाता है तो उसका नाम लिख दिया आपने विस्थापन। क्या ये अभिक्रिया संभव है या नहीं है? तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि कारण पूछ रहे हैं, क्योंकि तत्वों की अभिक्रियाशीलता के आधार पर जिंक धातु मैग्नीशियम की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। इस कारण ये मैग्नीशियम को इसके स्थान से विस्थापित नहीं कर पाता है, फलस्वरूप जिंक क्लोराइड का निर्माण नहीं होता। इसी प्रकार की एक अभिक्रिया यह अभिक्रिया संभव है। मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से करने पर साधारण नमक का निर्माण होता है और मैग्नीशियम अलग होती है। यहाँ सोडियम क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। इस कारण यह इसको विस्थापित कर देता है। तो इन उदाहरण से हम समझ गए होंगे कि इस प्रकार की अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, बाहर निकाल देता है। इस अभिक्रिया को
विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये जब ही संभव है, इन अभिक्रिया को पहचानने के लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा? तत्वों की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी 10-12 तरह की है। इनको अपने हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से, या आपके अल्फाबेट कक्षा में अटेंडेंस नंबर होंगे या किसी का नाम होगा, ऐसे अपने हिसाब से ट्रिक बनाकर याद करेंगे तो जल्दी याद होंगे। जैसे तहसीलों के नाम याद करते हैं ना, हमारे जिले में कितने तहसील है तो उनका क्रम से याद करते हैं सभी के नाम। अगली अभिक्रिया द्विविस्थापन। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा था? केवल एक का स्थान चेंज होता था। इसमें दो का स्थान चेंज हो रहा है। जैसे एक उदाहरण लिखा है, ये डी, और हमेशा पॉजिटिव भाग आगे रखना है। पॉजिटिव भाग है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। समझ में? अर्थात इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसमें दो तत्व आदान प्रदान हो रहे हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ए और डी, जेड क्या बनेगा? जिंक, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। अब क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, CuCl2। आगे समझ में? मैग्नीशियम ऑक्साइड और सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया होती है तो MgCl2 और क्या बनेगा? Ag सिल्वर ऑक्साइड। बनाना भी सीखा था कि यहाँ Cl2 कई बार MgCl लिख दिया, कई बार MgCl2 ऐसे लिख दिया, MgCl3 लिख दिया। अणुसूत्र कैसे बनते हैं पिछली कक्षा में पढ़ा होगा आपने। इनकी संयोजकता आपस में आदान प्रदान होते हैं। जैसे मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है तो मैग्नीशियम की संयोजकता क्लोरीन पर लगती है तो वो 2 हो जाती है, MgCl2, जबकि ऐसा नहीं लगेगी Mg2Cl। आगे समझ में? इस अभिक्रिया में क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या आयन है? ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन। इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है, दो आयनों का आदान प्रदान होता है। इस कारण इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसमें क्या हो रहा था? केवल एक ऐसा चेंज होता था विस्थापन में। विस्थापन में बात ये क्या कर रही है, सबके पास श्रेणी याद होनी चाहिए, क्रम से, अगले क्रम से याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार में कंफ्यूज हो जाते हैं।
कि कौन सा तत्व हम सीधा ही फटाक से लिख देते हैं, हाँ ये अभिक्रिया संभव है। अब बोर्ड जहाँ दिया या लिखा है तो सही लिखा होगा। ये विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ क्या लिखूं अब? कॉपर क्लोराइड तीसरा बनेगा बस ZnSO4 जिंक सल्फेट। आगे समझते हैं, इसमें भी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो वे रासायनिक क्रिया इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, फिर विस्थापन प्रतिक्रिया। और विस्थापन प्रतिक्रिया अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके हिसाब से विस्थापित करता है। एक अपघटन वियोजन प्रतिक्रिया में आपके समझ में 3 प्रकार हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि वियोजन प्रतिक्रिया को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। ताप अपघटन, ताप अपघटन कह दो या उष्मा अपघटन या उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन यानी गर्म करने पर यदि अभिकारक 2 या और से अधिक भागों में टूटता है, वो उष्मीय अपघटन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे गर्म किया जाए, उष्मा दी जाए, तब ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड किसका सूत्र है? कैल्शियम ऑक्साइड किसका सूत्र है? तो हमें क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का चूने का सूत्र है। ये बिना बुझा हुआ चूना, और बुझे हुए चूने में क्या होता है? तो CaO है। यदि उसमें जल मिला दिया जाए, जल मिला दिया जाए तो CaO का होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना है, ये बिना बुझा चूना, ये केवल चूना। इसमें जल डाल देंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 हमेशा गैसों के लिए ये तीर का चिन्ह लगाते हैं। जैसे हमेशा ऊष्मा बढ़कर ऊपर उठती है, इस कारण ये चिन्ह लगाते हैं। यदि कहीं में ऐसा चिन्ह है, इस कारण क्या है कि इस अभिक्रिया के दौरान कुछ अवक्षेप या श्रुति पेंदे के प्रज्ञानी में या उनमें इनके पेंदे के नीचे अवशेष के रूप में रहती है, तो उसके लिए ये चिन्ह आता है। अब ये चिन्ह है वो ऊष्मा का चिन्ह है, या चिन्ह याद नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, उसमें अपघटन, ताप अपघटन, या लिख सकते हैं गर्म करना, या चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और निकलने वाली गैस कौन सी है? कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड चूना बनता है और निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यदि इसकी पहचान पूछ ले कि निकलने वाली गैस H है, ये अभिक्रिया देते हैं, यहाँ अभिक्रिया की जगह H देते हैं। क्या इस अभिक्रिया में H का नाम लिखिए। H का नाम क्या है? CO2, निकलने वाली गैस CO2 है। पहचान पूछ ले तो निकलने वाली गैस के पास में जलती हुई माचिस की तीली
क्या जाती है कि मोमबत्ती लाने पर ये बुझ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाती है, जबकि लगाने में ऑक्सीजन सहायक है। फिर है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन यानी किसी पदार्थ की गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो दो भागों में या आयनों में विभक्त होता है। जैसे जल का विद्युत अपघटन कराया जाए, जल का विद्युत अपघटन कराया जाए, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो ये विद्युत अपघटन है। ऐसे ही एक अभिक्रिया प्रकाश अपघटन भी है। प्रकाश अपघटन यानी प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। किस लिए? क्या बनाते हैं? भोजन बनाने के लिए। पत्तियों में भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, वो भी प्रकाश अपघटन का एक उदाहरण है। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में अक्सर हाइड्रोजन और ब्रोमीन अलग हो जाते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन में अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार अपघटन कई बार दूसरे का अपघटन अभिक्रियाओं के प्रकारों को स्पष्ट अपघटन अभिक्रिया आपके इस सेटअप में तीन प्रकार है। ताप अपघटन अर्थात ऊष्मीय अपघटन, दूसरा विद्युत अपघटन, विद्युत धारा प्रवाहित करने या किसी पदार्थ की गलित अवस्था में, द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आयनों में विभक्त होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसकी गलित अवस्था में तो Na2Cl2 नाइट्रो ये सोडियम और क्लोरीन या इसको आयनों में विभक्त करते हैं। NaCl है तो Na+Cl माइनस एनाइन और एनाइन का चिन्ह लगाना, ये विद्युत अपघटन। इसलिए प्रकाश अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक दो भागों में टूटता है, तो ये प्रकाश अपघटन। इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन बनती है। ब्रोमीन की कोई अवस्था है? भौतिक अवस्था ब्रोमीन की। ब्रोमीन धातु है, धातु है, धातु है, धातु है। कोई विशेष खास बात है क्या इसमें? ये धातु है, ये धातु ज्यादातर गैस अवस्था में, जबकि ये लिक्विड अवस्था में, ये लिक्विड अवस्था ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। जैसे ब्रोमीन जल। तो आज हमने अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार पढ़े हैं। योगशील अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विस्थापन अभिक्रिया। इन सभी के कम से कम दो तीन उदाहरण का अर्थ है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। तो इन सभी के दो तीन उदाहरण याद रखें, ठीक है? और ऐसे उदाहरण याद रखें जो कॉमन है। जैसे इसके जो तीन उदाहरण है तो तीनों को अपोजिट कर दो, क्रियाकारों को उत्पाद में बदल दो, उत्पाद को क्रियाकारों में बदल दो, तो केवल तीन समीकरण याद रखने पड़ेंगे। विस्थापन में और द्विस्थापन में, तो इनके दो तीन उदाहरण समीकरण याद रखें, परिभाषा याद रखें। कल हम आगे की अभिक्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे और अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे H2+Cl2 यहाँ मैंने लिख दिया HCl, अभिक्रिया